हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आजकल अक्सर एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने में आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई आईटी कंपनीज आजकल इसी पर ज्यादा काम कर रही है। क्या आप जानते हैं क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अगर नहीं तो आज आप इस वीडियो में जान जाएंगे। आप सभी इसका यूज अपनी डेली लाइफ में जरूर करते होंगे। एग्जाम्पल के लिए गूगल मैप और वॉइस असिस्टेंट के तौर पर। ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस हैं। मान लो आप अपनी बाइक या कार से कहीं जा रहे हैं और अचानक रास्ता भूल जाते हैं कि हमें किधर जाना है, और उस समय आसपास भी कोई नहीं होता है जिससे कि आप रास्ता पूछ सके। तब ऐसे समय पे काम आता है गूगल मैप, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए गाइड करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, इस तरह के नए नए टूल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे जीवन को और भी आसान बना देते हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या और कैसे एग्जिस्टेंस में आया। सबसे पहले जो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन वो जान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो ऐसी एडवांस मशीन्स बनाने पर फोकस करती है जो इंसानों की तरह बुद्धिमान हो और उन्हीं की तरह रिएक्ट करे। आर्टिफिशियल का मतलब है जो हम लोगों ने खुद बनाया है, और इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धि या समझ। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसे हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया है, जो खुद एक इंसान की तरह काम करता है, जिसमें आसपास हो रहे इवेंट्स को देखकर बिल्कुल हम इंसानों की तरह खुद से सीखने और सोचने की क्षमता है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे किसका आइडिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जो सबसे पहला नाम आता है वो है वॉरेन मैकलोच और वॉल्टर पिट्स, जिन्होंने सन 1943 में एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का मॉडल तैयार किया था। अब जो लोग नहीं जानते कि न्यूरॉन्स क्या है, उनके लिए बता दूं कि न्यूरॉन्स एक तरह के मैसेंजर्स होते हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड और नर्वस सिस्टम में पहुंचाते हैं। इसके लिए ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस और केमिकल सिग्नल्स का यूज करते हैं। इसके बाद नाम आता है डोनाल्ड हैब का, जिन्होंने सन 1949 में एक रूल डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे हम इन न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को अपडेट करके उनके बीच के कनेक्शंस और मजबूत कर सकते हैं। इस रूल को अब हैबियन लर्निंग के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर नाम आता है एलान ट्यूरिंग का, जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 1950 में मशीन लर्निंग को लीड किया। एलान ट्यूरिंग ने एक ऐसे टेस्ट का प्रस्ताव रखा जिसमें कि मशीन्स की क्षमता को टेस्ट किया जाता है कि क्या ये एक हम इंसानों के बराबर काम कर सकती है, जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। सन 1955 में एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया जिसने मैथमेटिक्स की 52 थ्योरीज में से 38 थ्योरम्स को प्रूव कर दिया था। उसका नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। उसके बाद सन 1956 में एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी के द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द है उसे इंट्रोड्यूस किया गया। जॉन मैकार्थी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर माना जाता है। रिसर्चर्स ने ऐसे एल्गोरिदम्स बनाने पर जोर दिया जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जोसेफ वाइजेनबाउम ने 1966 में पहला चैटबॉट बनाया जिसका नाम एलिसा रखा गया, और पहला ह्यूमन बेस्ड रोबोट जापान में बनाया गया जिसे वेबबॉट फर्स्ट नाम दिया गया। सन 1980 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई। सन 1997 में IBM डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को हराने वाला पहला कंप्यूटर बन गया। सन 2002 में पहली बार AI बेस्ड वैक्यूम क्लीनर बनाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साल 2006 में बिजनेस की दुनिया में आया। फेसबुक, ट्विटर और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना शुरू कर दिया। आज हम जिस गूगल असिस्टेंट का यूज करते हैं उसका पहला वर्जन सन 2012 में लॉन्च हुआ। उस समय हम इसे गूगल नाउ के नाम से जानते थे। सन 2014 में IBM कंपनी ने एक प्रोजेक्ट डिबेटर बनाया था जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर डिबेट करने के काम आता था, और उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब तक की पूरी हिस्ट्री। अब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने टाइप्स की होती है और इन्हें किस किस क्राइटेरियाज के बेसिस पर अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया आता है वो है उनकी क्षमताओं के आधार पर। इसमें सबसे पहले आते हैं नैरो AI, जिसे वीक AI भी कहा जाता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब कुछ बेसिक फंक्शन
फंक्शनैलिटीज जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं। ये उनसे ज्यादा काम नहीं कर सकते। इन एआई सिस्टम्स को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये केवल एक पर्टिकुलर टास्क ही कर सकते हैं। जैसे जैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के तरीके बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी डेली लाइफ में नैरो एआई के एप्लीकेशंस का यूज बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। इसके एग्जांपल्स में गूगल ट्रांसलेट, इमेज रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, स्पैम फिल्टरिंग एंड गूगल्स पेज रैंकिंग एल्गोरिथम आदि आते हैं। इस क्राइटेरिया में दूसरे नंबर पर आते हैं जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन किसी भी ऑप्शन को आसानी से समझ और सीख सकता है जो एक इंसान कर सकता है। ये एक मशीन को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज और स्किल को अप्लाई करने की इजाजत देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स अब तक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हासिल नहीं कर पाए हैं। इन मशीनों को और जागरूक बनाने के लिए एक मेथड फाइंड करने की जरूरत है, जैसे कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी क्षमता इतनी हो कि इन मशीन्स को और भी अच्छा ऑब्जर्वर बना सके और ये मशीन्स अपने आसपास होने वाली चीजों में आसानी से डिफरेंस को जान सके। इस क्राइटेरिया में तीसरा और लास्ट टाइप आता है सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाता है और ये किसी भी कार्य को एक इंसान से बेहतर तरीके से कर सकता है। इस तरह के एआई को इंसान के इमोशंस और एक्सपीरियंस की तरह ही इवॉल्व यानी बढ़ने के लिए देखा जा रहा है। ये समझने के अलावा अपने इमोशंस, नीड्स, बिलीफ्स और अपनी इच्छाओं को भी जाहिर कर सकता है। ये अभी भी काल्पनिक है, मतलब इसका बनना अभी बाकी है। इस पे फिलहाल काम चल रहा है। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसमें सोचना, पहेलियों को सुलझाना और खुद डिसीजंस लेना शामिल है। दूसरा क्राइटेरिया है इनकी फंक्शनैलिटीज के आधार पर। इस क्राइटेरिया के हिसाब से इसे 4 टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें पहला है रिएक्टिव मशीन। इस तरह की मशीन्स इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्राइमरी फॉर्म है, जिसमें मेमोरी नहीं होती, ये पुराने डेटा को स्टोर नहीं करती और फ्यूचर में होने वाले कामों के लिए ये अपने एक्सपीरियंस या डेटा को यूज नहीं करती। ये केवल प्रेजेंट टाइम डेटा के साथ काम करती है। ये हर चीज को समझती है और उन पर रिएक्ट करती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि IBM कंपनी ने एक मशीन बनाई थी डीप ब्लू नाम की, जिसने एक वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया था। वो इसी कैटेगरी में आती है। दूसरे टाइप में आने वाली मशीन्स लिमिटेड मेमोरी वाली होती है। ये डिसीजंस लेने के लिए पुराने डेटा को यूज करती है। ये मशीन्स उस डेटा को ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर पाती है। इस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों में किया जाता है। इस क्राइटेरिया में जो 2 टाइप्स बचते हैं वो बस हमारे पास अभी एक कॉन्सेप्ट के तौर पे मौजूद हैं। इन पे अभी काम चल रहा है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक सुपर ह्यूमन की तरह होंगे और इनकी कैपेबिलिटीज हम इंसानों से हर मामले में ज्यादा होंगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हर फील्ड में हो रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर, लॉ, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस क्राफ्ट में भी। अब समझते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे सीख सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। इसे आप रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट से अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि आप प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको पाइथन जैसी लैंग्वेजेस भी सीखनी होंगी, जो एआई सिस्टम्स बनाने के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज है। एआई के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कराती हैं। आप वो कर सकते हैं। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही अच्छा स्कोप है। ज्यादातर काम ऑटोमेट होने लगेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।